हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग 2। और आज के लेक्चर से हम लोग पॉइंट एंड क्रॉसिंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग मालूम है कि जो रेल का है, रेल का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। उसका कारण ये है कि हम लोग हेवियर लोड को बहुत हाई स्पीड से खींच पाते हैं, मूव करा पाते हैं। इसका रीजन ये है कि हम लोग का जो मटेरियल, रेल का व्हील का मटेरियल है और जो रेल का पाथ का मटेरियल है, दोनों सेम होता है, जिसकी वजह से बहुत कम फ्रिक्शन होता है और हम लोग इजीली हेवियर लोड को मूव करा पाते हैं। तो यहाँ पे जो व्हील है आपका और ये रेल है, इस पर मूव करता है। तो अगर ये जो ट्रेन है वो आपके रेल से डिरेल ना हो जाए, अपने पाथ से हट नहीं जाए, इसके लिए हम लोग जो रेल का जो व्हील है उसको कोनिकल से में बनाते हैं और उसके साथ साथ एक लास्ट में फ्लेंज भी लगा देते हैं। ठीक है, तो फ्लेंज जो काम है वो आपके व्हील को रेल पर बनाए रखता है। तो इसकी वजह से हमारे पास कुछ डिसएडवांटेज भी आती है, क्योंकि ये जो फ्लेंज का पर्पस है हम लोग को ट्रेन को रेल के अलॉन्ग बनाए रखना। लेकिन इसकी वजह से हम लोग को प्रॉब्लम आता है जब हम लोग एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में मूव करते हैं। मतलब कि जैसे कि हमारे पास एक रेल ट्रैक है, उसके बाद हम लोग को एक दूसरा ट्रैक निकालना है। तो इस केस में हमारा जो फ्लेंज होगा वो यहाँ पे आपका रब करेगा आपके रेल से। तो जैसे जैसे आप आगे मूव करते हैं तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रेट जाना चाहते हैं तो यहाँ पे गैप होना चाहिए, अगर स्ट्रेट जाएंगे तो यहाँ पे भी गैप होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे गैप चाहिए और यहाँ भी गैप चाहिए, ताकि आपका जो रेल का जो फ्लेंज है वो इजीली निकल सके, पास कर सके। ठीक है, तो इसके लिए जो सारे एडजस्टमेंट करना पड़ता है उसको ही हम लोग बोलते हैं टर्न आउट। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम लोग। Turn out when a track diverges from a single track or converges two tracks in a single track, then arrangement provided for this operation is called turnout। मतलब कि जब ट्रेन में एक ट्रैक दो ट्रैक में ट्रैवर्ज हो रहा है या दो ट्रैक एक ट्रैक में कन्वर्ज हो रहा है, तो दोनों के केस में हम लोग इसको बोलेंगे टर्न आउट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट। द लोकेशन एट वेयर ट्रैक स्टार्ट डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग इज कॉल्ड पॉइंट। तो जिस लोकेशन पे हमारा जो डाइवर्जिंग स्टार्ट हुआ है या कन्वर्जिंग स्टार्ट हुआ है उसको बोलेंगे पॉइंट। इस लोकेशन को बोलेंगे पॉइंट। ठीक है, क्रॉसिंग। द लोकेशन एट वेयर वन आउटर रेल क्रॉसेस द रेल ऑफ अदर ट्रैक इज कॉल्ड क्रॉसिंग। तो आपका जो ये आउटर रेल है वो दूसरे ट्रैक के रेल को क्रॉस कर रहा है, तो इस क्रॉसिंग को बोलते हैं हम लोग क्रॉसिंग। ठीक है, इस पॉइंट को लोकेशन को बोलेंगे हम लोग क्रॉसिंग। A complete set of points and crossing along with lead rail is called a turnout। ठीक है, टर्नआउट क्या है कि हमारे पास पॉइंट होना चाहिए, क्रॉसिंग होना चाहिए और उसके साथ साथ लीड रेल्स होना चाहिए। लीड रेल्स मतलब कि वैसे रेल जो ट्रेन को आगे की तरफ लीड करेंगे। मतलब कि जो आपके ट्रैक है उसके डायरेक्शन में जब टर्नआउट के बाद जो आपको ट्रेन रेल ट्रैक को आगे को लीड करने का जो काम है वो करता है हमारा लीड रेल। ठीक है, तो लीड रेल के अकॉर्डिंग अब जो हम लोग का जो टर्नआउट है वो दो टाइप के होते हैं, वो है राइट हैंड टर्नआउट, लेफ्ट हैंड टर्नआउट। लेकिन ये जो लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड वो डिसाइड करने के लिए हमको ये जानना चाहिए कि यहाँ पे जो रेल ट्रैक है उस पर डायरेक्शन को क्या कहेंगे। तो अगर आप इस तरह से ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका मिलेगा पॉइंट, फिर मिलेगा क्रॉसिंग। तो पॉइंट से क्रॉसिंग की तरफ जा रहे हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग फेसिंग डायरेक्शन में है। ठीक है, तो फेसिंग डायरेक्शन के अगर आप राइट साइड में आपका ट्रैक डाइवर्ज हो रहा है तो उसको बोलेंगे हम लोग राइट हैंड टर्न आउट। अगर आपका फेसिंग डायरेक्शन के अब लेफ्ट साइड में आपका ट्रैक डाइवर्ज हो रहा है तो उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंड टर्न आउट। ठीक है, नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ टर्नआउट। तो टर्नआउट बनाने के लिए हम लोग को कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो जो हम लोग पहले डिस्कस किया था कि हम लोग के टर्नआउट में एक होता है पॉइंट होता है, एक क्रॉसिंग होता है। तो पॉइंट को हम लोग बोलते हैं स्विचेज भी बोलते हैं। स्विचेज मतलब क्यों? क्योंकि जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट में उसको ऑन या ऑफ करने के लिए स्विच का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी तरह जो ट्रेन को किस डायरेक्शन में मूव कराना है, आपको स्ट्रेट ले जाना है या फिर कर्व पाथ पे मूव कराना है, उसके लिए हम लोग एक तरह से स्विच का ही इस्तेमाल करते हैं, मतलब स्विच करते हैं ट्रैक को, इसलिए हम लोग स्विच बोलते हैं। तो पॉइंट को हम लोग यहाँ पे स्विच भी बोलते हैं। तो जो स्विचेज है उसमें हमारे इस्तेमाल होते हैं ए पेयर ऑफ स्टॉक रेल, ए पेयर ऑफ टंग रेल, ए पेयर ऑफ हिल ब्लॉक्स, ए सेवरल स्लाइड चेयर्स, टू और मोर स्ट्रेचर बार,
एंड गेज टाइप रेट। ये सब क्या है वो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट है क्रॉसिंग। क्रॉसिंग में हम लोग का इस्तेमाल होता है नोज कॉन्सिस्ट ऑफ ए पॉइंट रेल एंड स्प्लाइस रेल। नोज हम लोग बोलते हैं, इस कॉर्नर को बोलते हैं, आगे इसको भी हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है टू विंग रेल, टू एंड टू चेक रेल, ठीक है। तो जहां से एक विंग की तरह यहाँ निकल रहा है रेल, उसको बोलेंगे हम लोग विंग रेल, और उसके अलावा एक सेपरेट सेफ्टी के लिए हम लोग यहाँ पे रेल देते हैं, उसको बोलते हैं चेक रेल। तो ये सब क्या क्या है इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। लीड रेल्स है, 4 सेट ऑफ लीड रेल्स, मतलब कि यहाँ पे ये आपका आउटर स्ट्रेट लीड रेल है, आउटर कर्व लीड रेल यहाँ पे हो गया, उसके बाद इनर स्ट्रेट लीड रेल, फिर इनर कर्व लीड रेल। तो इस तरह से ये आगे ट्रैक को लीड करते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं लीड रेल, ठीक है। तो हमारे जो कंपोनेंट के मेजर पार्ट्स है, सेट ऑफ स्विचेज जो कि पूरा पॉइंट होता है, पॉइंट एक लोकेशन है, ठीक है, और जो स्विचिंग करने के लिए जो हमारा इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं स्विच। क्रॉसिंग इस्तेमाल होता है और लीड रेल इस्तेमाल करता है। तो हम लोग इस लेक्चर में हम लोग मेनली फोकस करेंगे स्विचेज पर, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे कंपोनेंट ऑफ ए स्विच। कंपोनेंट्स ऑफ स्विच में क्या क्या हम लोग होते हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट है टंग रेल। इट इज टेपर्ड मूवेबल रेल made of high carbon or magnesium steel to withstand wear at its thicker end. It is attached to running rail. A tongue rail is also called a switch rail, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ट्रेन को डाइवर्ज करने के लिए ट्रेन का जो रेल सेक्शन होता है उसको हम लोग टेपर्ड करते हैं। टेपर्ड मतलब कि उसको हम लोग इस तरह से कट करते हैं ताकि ये उसका जो डायमेंशन है वो धीरे धीरे आपको कम होता जाए, कम होता जाता है, जो जिसकी वजह से यहाँ पे आगे टच कर सकता है, इजीली अटैच कर सकते हैं। तो एक तरह से ये टंग के शेप में होता है, इसलिए टंग रेल बोलते हैं इसको। और ये हाई कार्बन स्टील का बना होता है और इसके एंड जो है वो थिकर होता है, जो मतलब उसका एक्चुअल रेल का जो साइज है उसके अकॉर्डिंग होता है। और ये रेल जो आगे की तरफ सीधे मूव करता जाता है, जैसे कि यहाँ से पूरा कंप्लीट रेल आ गया है और यहाँ पे ये टेपरिंग हुआ है उसका, तो आगे की तरफ आपका रेल जो है स्ट्रेट है और ये पूरा रेल सेक्शन है, ठीक है। तो इसको हम लोग स्विच रेल भी बोलते हैं। स्ट्रोक रेल, इट इज द रेल स्ट्रेट रनिंग रेल अगेंस्ट विच ए टंग रेल ऑपरेट्स। तो जो रेल जो है फिक्स होता है उसको बोलते हैं हम लोग स्टॉक रेल। तो इस स्टॉक रेल से हमारा अटैच होता है ये टंग रेल, तभी हम लोग उसका मूवमेंट करा पाते हैं रेल पर। नेक्स्ट है पॉइंट और स्विच। ए पेयर ऑफ टंग और स्टॉक रेल विद द नेसेसरी कनेक्शन एंड फिटिंग्स फॉर्म ए स्विच। तो आपका टंग रेल है, स्टॉक रेल है, दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, पूरा जो यहाँ पे सारा अटैचमेंट है, फिक्सचर है, वो सारा को मिला दें तो इसको हम लोग पॉइंट या स्विच बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हील ब्लॉक। दिस ब्लॉक्स आर इंसर्टेड बिटवीन द हील ऑफ टंग एंड रेल, टंग रेल एंड स्टॉक रेल। These are made of CI cast iron, are used to provide a clear gap for wheel flange, ठीक है। तो यहाँ पे जो है स्टॉक रेल है और यहाँ फ्लेंज रेल है। तो फ्लेंज रेल को स्टॉक रेल के बीच में हम लोग एक देते हैं हील ब्लॉक, ठीक है। यहाँ पे इसको बोलते हैं हील ब्लॉक। यहाँ पे इस तरह का शेप का होता है। ये इसका पर्पस ये होता है कि आपका स्टॉक रेल और टंग रेल के बीच में गैप बनाए रखे, ताकि जो है ट्रेन का जो व्हील का फ्लेंज है वो इजीली यहाँ से इस गैप से निकल सके। तो यहाँ पे हील ब्लॉक इसलिए बोलते हैं, हील मतलब क्या होता है, एड़ी होता है। जिस तरह की आपका पैर का शेप होता है, इसमें पैर का शेप में आपका जो वाइडर पार्ट होता है उसको बोलते हैं हील, और जो आपका थिनर पार्ट होता है उसको बोलते हैं टो। तो सिमिलरली यहाँ पे रेल में स्विच में जो आपका वाइडर पार्ट है उसको बोलेंगे हम लोग हील, और जो यहाँ पे थिनर पार्ट है उसको बोलेंगे टो, ठीक है। तो यहाँ पे अगला कंपोनेंट है स्विच टाइप प्लेट। टू मेंटेन गेज डिस्टेंस एट फ्रंट ऑफ स्विच। तो जो आपके स्विचेज है उसमें उसका जो फ्रंट में गेज मेंटेन रखने के लिए हम लोग स्विच टाइप प्लेट का इस्तेमाल करते हैं। मतलब गेज मतलब कि उसका जो विड्थ है, रेल का बीच का गैप है, वो मेंटेन रखना है। तो स्टॉक रेल है वो आपके वाइब्रेशन से कहीं कम में हो जाए गेज, इसलिए यहाँ पे जो फिक्स करने के लिए रेल के नीचे जो पूरा सेटअप होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्विच टाइप प्लेट। एक तरह से प्लेट होता है जो कि आप दोनों रेल को होल्ड किया रहता है। नेक्स्ट है स्लाइड चेयर। टू सपोर्ट द टंग रेल थ्रू देयर लेंथ। तो आपका जो टंग रेल है यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। तो इस लेंथ में उसको सपोर्ट करने के लिए जो नीचे जो चेयर प्रोवाइड किया गया है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि स्लीपर में पहले के टाइम में होता क्या था, स्लीपर है
स्लीपर के ऊपर हम लोग चेयर का अरेंजमेंट करते थे, फिर ऐसे चेयर पर ही हम लोग रेल को सेटअप करते थे। ठीक है, मतलब एक यहाँ पे की होता था कि किसके थ्रू, तो यहाँ पे सिमिलर पैटर्न होता है कि यहाँ पे चेयर होते हैं, तो चेयर चेयर पर जो होता है कि आपके टंग रेल के मूवमेंट करने के लिए यहाँ पे सपोर्ट करता है ये स्लाइड चेयर। तो एक तरह से चेयर है जिसको सपोर्ट करता है, और वो स्लाइड मूवमेंट को भी वो सपोर्ट करता है। साइड मूवमेंट होना चाहिए जिसकी वजह से हम लोग ट्रेन का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेचर बार टू कनेक्ट टू ऑफ बोथ द टंग रेल सो दैट ईच टंग रेल मूव्स थ्रू द सेम डिस्टेंस। मतलब कि जो आपका टंग रेल है, आपका ये टंग रेल है, उसके बाद एक टंग रेल यहाँ पे है, ठीक है, ये टंग रेल, ठीक है, ये दो टंग रेल को यहाँ पे एक स्ट्रेचर बार के थ्रू जोड़ते हैं। तो होता ये है कि हम लोग जब इस मैकेनिज्म के थ्रू, स्विच के मैकेनिज्म के थ्रू हम लोग इसको खींचते हैं, तो एक साथ ये दोनों टंग रेल आपका स्टॉक रेल में जाके अटैच होता है, और एक यहाँ डिटैच होता है, जिसकी वजह से हम लोग रेल का ट्रांसफर कर सकते हैं एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में। तो स्ट्रेचर बार जो है एक कनेक्टिंग बार है जो कि इस्तेमाल होता है दोनों टंग रेल के टो को, मतलब थिनर पार्ट को जोड़ने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है रॉड क्रैंक लीवर टू ऑपरेट द पॉइंट्स। तो इसमें यहाँ पे रॉड क्रैंक मतलब ये इस तरह का जो अरेंजमेंट है वो, और आगे की तरफ लीवर होगा। तो ये सारे जो अरेंजमेंट होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग को इसको ऑपरेट करने के लिए, पॉइंट को ऑपरेट करने के लिए। मतलब कि जब चाहे तो हम लोग स्ट्रेट ट्रैक पर ट्रेन को मूव करा सकते हैं, जब चाहे तो हम लोग उसको कर्व ट्रैक पर भी मूव करा सकते हैं। तो इसको मूव कराने के लिए हम लोग लीवर, ये रॉड क्रैंक लीवर अरेंजमेंट का ही इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है लॉकिंग सिस्टम टू मेंटेन टाइमिंग बिटवीन सिग्नल एंड टंग रेल। तो आगे की तरफ जो पूरा लॉकिंग सिस्टम होता है, और सिस्टम के हेल्प से हम लोग सिग्नल को और टंग रेल को जोड़ते हैं। मतलब कि जैसे आपका टंग रेल जुड़ गया तो आपका सिग्नल ऑन हो जाना चाहिए कि आपको किस डायरेक्शन में मूव करना है, और फिर जैसे डिटैच हुआ तो उसको डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही आपका सिग्नल शो करना चाहिए। तो ये सारे जो एलिमेंट होते हैं वो लॉकिंग सिस्टम में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्विच। तो हम लोग डिस्कस किए कि स्विच कैसे काम करता है, पॉइंट कैसे काम करता है। तो अब है कि किस किस तरह के स्विच होते हैं। तो फर्स्ट स्विच है आपके स्टड स्विच। नो सेपरेट टंग रेल इज प्रोवाइडेड एंड सम पोर्शन ऑफ द ट्रैक इज मूव्ड फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। तो इसमें किस तरह का टंग रेल नहीं होता। टंग रेल मतलब कि जो आपका टेपर्ड रेल हो। तो अगर टेपर्ड रेल नहीं है मतलब कि वो पूरा स्ट्रेट रेल होता है। तो इस तरह का जो रेल है यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा स्टेपर, पूरा फिक्स रेल है, इसमें टेपरिंग नहीं की गई है। तो इसका इस्तेमाल करने से होता ये है कि जैसे आपका जो ट्रेन मूव करेगा तो वो जाके हिट करता है उसका फ्लैंज इस तरह के इसके रेल में, तो इसमें हिट करता है तो बहुत ज़्यादा जैक फील होता है। तो इसीलिए आजकल इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है स्टड स्विच का। ठीक है, नेक्स्ट है स्प्लिट स्विच। इसी का हम लोग मेनली इस्तेमाल करते हैं जिसमें कि टंग रेल प्रोवाइड करते हैं। टंग रेल मतलब कि जो टेपर्ड रेल है। दीज कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ स्टॉक रेल एंड ए पेयर ऑफ टंग रेल। मतलब इसमें आपका दो स्टॉक रेल होगा और दो आपका टंग रेल होगा, जिसकी वजह से जिसके थ्रू हम लोग ट्रेन का मूवमेंट करा पाते हैं। इसमें भी होता है कि लूज हिल टाइप है और फिक्स्ड हिल टाइप है। मतलब कि यहाँ पर जो देख सकते हैं कि यहाँ पे एक स्टॉक रेल है, उसके पास अटैच्ड में है, अटैचमेंट में आपका यहाँ पे टंग रेल है। तो अगर ये टंग रेल है और यहाँ पे इसको टंग रेल को हिल ब्लॉक के पास ये सेपरेट टंग रेल प्रोवाइड किया गया है, और लीड रेल सेपरेट है, और दो रेल को यहाँ पे ज्वाइन किया गया। तो इस केस में है कि वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है ये टंग रेल, तो आप इजीली मूव करा सकते हैं। तो इसमें आपको थोड़ा मेंटेनेंस करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपका ये टंग रेल सेपरेट रेल है और यहाँ पे लीड रेल सेपरेट है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लूज हिल टाइप। ठीक है, हिल पे यहाँ पे लूज होगा। अगर ये एक ही सेक्शन रहे रेल का, आपका टंग रेल और आपका फर्दर लीड रेल और टंग रेल दोनों एक ही रेल से बने हुए हों, इसमें किस तरह का ज्वाइंट ना हो, तो उसको बोलते हैं फिक्स्ड हिल टाइप। ठीक है, तो इस केस में फिक्स्ड हिल टाइप में जो रेल का मूवमेंट है वो रेल के फ्लेक्सिबिलिटी पर डिपेंड करता है कि वो कितना फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो यहाँ पे लूज हिल, फिक्स हिल, दो टाइप के रेल का इस्तेमाल करते हैं, वो डिपेंड करता है कितना आपका उस ट्रैक का स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड है। नेक्स्ट है टो अप स्विच। तो आपके
स्विचेस के टो पर, मतलब जहाँ पे टंग रेल आपका स्टॉक रेल से अटैच हो रहा है, उस पोर्शन पे आपका जो है अरेंजमेंट किस तरह का है। तो हमारे दो तरह के अरेंजमेंट आते हैं। फर्स्ट है अंडरकट स्विच। इन दिस स्विच द फुट ऑफ द स्टॉक रेल इज प्लेन टू अकोमोडेट द टंग रेल। तो यहाँ पे स्टॉक रेल को प्लांट किया, मतलब कट किया जाता है ताकि यहाँ पे हम लोग टंग रेल को अटैच कर सके। ठीक है। नेक्स्ट है ओवरराइडिंग स्विच। इन दिस केस द स्टॉक रेल ऑक्युपाइज द फुल सेक्शन। तो स्टॉक रेल का आपका फुल सेक्शन होगा एंड द टंग रेल इज प्लान्ड टू 6 mm थिक एज विच ओवरराइड द फुट ऑफ द स्टॉक रेल। तो यहाँ पे जो आपका टंग रेल है वो उसका जो बेस है उसको भी हम लोग यहाँ पे कट करते हैं और ऊपर भी हम लोग 6 mm तक कट करते हैं ताकि हम लोग को इसमें एकोमोडेट कर सके, इसको एडजस्ट कर सके इसके स्टॉक रेल में। दिस इज डन टू एलिमिनेट द पॉसिबिलिटी ऑफ स्प्लिटिंग caused by any false flange moving in the trailing section. This design is considered to be economical and superior design due to uncut, a stronger rail, a stock rail, and also due to less manufacturing fault. तो हम लोग का ओवर राइडिंग स्विंग ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है क्योंकि यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा कट नहीं करना पड़ता है। आपके स्टॉक रेल में स्टॉक रेल का पूरा रहता है और इसमें मेंटेनेंस भी ईजियर होता है। ठीक है। नेक्स्ट कुछ टर्म्स है आपके इम्पोर्टेंट टर्म्स है स्विच के लेकर। तो आगे हम लोग जब स्विच को डिजाइन करेंगे, टर्नआउट को डिजाइन करेंगे तो उसमें ये बार बार आएंगे, तो इसलिए उसको हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका स्विच एंगल। दिस इज द एंगल बिटवीन द गेज फेस ऑफ द स्टॉक रेल एंड द that of the tongue rail at the theoretical toe of the switch in its closed position. It is a function of field divergence and length of the tongue rail. तो आपका यहाँ पे स्टॉक रेल है और यहाँ पे आपका टंग रेल है। तो टंग रेल जो है पूरी तरह से शार्प होता नहीं है क्योंकि शार्प करने जाएंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा और पतला होने की वजह से यहाँ इजीली वो आपका बेंड हो जाएगा या ब्रेक हो जाएगा। तो पूरी तरह से शार्प होता नहीं है। तो आपका जब अगर यहाँ पे कट भी होता है तो इस कट का जो यहाँ पे मैच करता है पॉइंट पे मिलेगा आपका गेज फेस आपके टंग रेल का और स्टॉक रेल का। तो स्टॉक रेल और गेज फेस का जहाँ पे थियोरेटिकल कटिंग पॉइंट होगा तो इसके बीच का जो एंगल बन रहा है उसको हम लोग बोलेंगे स्विच एंगल। ठीक है। तो स्विच एंगल जो होता है वो आपके डाइवर्जेंस, हिल डाइवर्जेंस एंड टंग रेल के लेंथ का फंक्शन होता है। मतलब कि आपको अगर ये डिस्टेंस मालूम हो, अगर आपको ये टंग रेल का लेंथ मालूम हो तो आप एंगल निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लैंज वे क्लियरेंस। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द एडजॉइनिंग फेस ऑफ द रनिंग रेल एंड चेक रेल और विंग रेल। एट द नोज ऑफ क्रॉसिंग इट इज meant for providing a free passage of wheel flange. तो क्रॉसिंग में आपके जैसे जाते हैं विंग रेल है, यहाँ पे आगे चलकर आपका चेक रेल है। तो यहाँ पे चेक रेल और आपके जो मेन लीड रेल है या फिर फ्लेंज रेल या ये यहाँ पे जो रनिंग रेल है फर्दर लीड रेल है, इसके बीच हम लोग कुछ गैप छोड़ते हैं। गैप का जैसे हमने बताया था कि जो रेल है ट्रेन का जो व्हील है वो मूव करता है तो उसका फ्लेंज आपका यहाँ पे उसके साइड में मूव करता है ये ट्रेन के साथ ही। तो उसको पास करने के लिए स्पेस चाहिए होता है। तो स्पेस के लिए हम जितना स्पेस छोड़ते हैं यहाँ पे वो पास करने के लिए उसको बोलते हैं हम लोग फ्लैंज वे क्लियरेंस। ठीक है। नेक्स्ट है हिल डाइवर्जेंस। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द गेज फेस ऑफ अ स्टॉक रेल एंड द टंग रेल एट heel of the switch. It is made of flange way clearance and the width of tongue rail. तो यहाँ पे इस लोकेशन पे आपका क्या है कि हिल डाइवर्जेंस जो होगा वो फ्लेंज वे क्लियरेंस होता है जहाँ से आपका जो फ्लेंज है वो पास कर सके, और थिकनेस ऑफ जो टंग रेल है वो दोनों को ऐड कर देंगे, इसको बोलेंगे हम लोग हिल डाइवर्जेंस। ठीक है। नेक्स्ट है थ्रो ऑफ स्विच। This is the distance through which the tongue rail moves laterally at the toe of the switch to allow movement of trains. Its limiting value are 95 to 115 mm for a broad gauge and 89 to 100 mm for meter gauge. मतलब कि जो आपका टंग रेल है वो कितना मैक्सिमम मूव कर सकता है उसको हम लोग बोलते हैं थ्रो ऑफ द स्विच। ठीक है। तो थ्रो ऑफ स्विच हम लोग उसके टो पर हम लोग मेनली चेक करते हैं। तो ये हम लोग 95 टू 115 mm रखते हैं ब्रॉड गेज के लिए और मीटर गेज के लिए हम लोग इतने वैल्यू रखते हैं। और फ्लेंज वे क्लियरेंस जो है ये अकॉर्डिंग टू ब्रॉड गेज हम लोग ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू रखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है टंग रेल।
टंग रेल में बी आइदर स्ट्रेट और कर्व। तो आपका जो रेल ट्रैक है उसमें हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं टंग रेल, ठीक है। और उसके बाद तो टंग रेल यहाँ पे दिखाते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली हम इस्तेमाल करते हैं दो टंग रेल। तो टंग रेल जो है आपका यहाँ पे ये कर्व भी हो सकता है या स्ट्रेट भी हो सकता है। स्ट्रेट टंग रेल हैव द एडवांटेज दैट दे आर इजीली मैन्युफैक्चर्ड। तो स्ट्रेट ट्रैक है तो हम लोग स्ट्रेट टंग रेल है तो हम इजीली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, और इसका बेनिफिट ये है कि हम लोग उसको राइट हैंड टर्न आउट के लिए और लेफ्ट हैंड टर्न आउट दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो वो कर्व है ही नहीं। हाउएवर गेट जॉल्टेड trains when negotiating the with straight tongue rail run out because of the abrupt change of the alignment। जैसा कि भी आपने हाईवे में भी पढ़ा होगा कि हम लोग जो रोड का अलाइनमेंट बनाते हैं तो उसमें कहीं पे एंगल नहीं बनाते, मतलब कि स्ट्रेट है, स्ट्रेट के बाद जस्ट कर्व स्टार्ट हो जाता है, तो कर्व का जो टेंजेंट है वो स्ट्रेट जो पाथ है उससे मैच करता है, ठीक है। लेकिन इस केस में अगर हम लोग जो टंग रेल बना रहे हैं वो स्ट्रेट बना रहे हैं, तो होता ये है कि आपका ये एक स्ट्रेट ट्रैक है, उसमें टंग रेल यहाँ पे इस तरह से, तो एक तरह से एंगल बन ही जाता है। तो स्ट्रेट ट्रैक रहेगा, स्ट्रेट टंग रेल होगा तो और उसकी वजह से एंगल बनेगा, तो जैसे ही ट्रेन मूव करेगा तो वहां पे हिट करेगा टंग रेल को, टंग रेल को हिट करने से थोड़ा सा जर्क फील होता ही है। तो इस केस में जो है स्ट्रेट टंग रेल के केस में थोड़ा सा आपका डिमेरिट ये है कि वहाँ पे ये ट्रेन जो होता है वो जर्क फील होता है थ्रू मूवमेंट। तो स्ट्रेट टंग रेल आर नॉर्मली यूज्ड इन 1 in 8.5 एंड 1 in 12 टर्नआउट ऑन इंडियन रेलवे। तो टर्नआउट है उसको हम लोग डेजिग्नेट करते हैं 1 in n से, 1 in n। तो 1 in n क्या है ये आपको आगे हम लोग जब टर्नआउट डिजाइन करेंगे उसमें हम क्लियरली इसको बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये डिपेंड करता है कि आपका स्विच एंगल कितना है, क्रॉसिंग एंगल कितना है, उस पर डिपेंड करता है आपका ये एन वैल्यू। तो आपका अगर स्ट्रेट टंग रेल है तो अगर इसमें आपको 1 in 5.5 या 1 in 12 टर्न आउट है तो इस केस में हम लोग टंग रेल स्ट्रेट टंग रेल इस्तेमाल करते हैं। कर्व टंग रेल हम लोग हायर मतलब उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, are shaped according to the curvature of the turnout from the toe of to the heel of the switch। Curved tongue rail allow smooth running of trains but can be only used for the specific curvature for which they are designed। तो अगर हम लोग इस तरह का कर्व बना रहे हैं टंग रेल को, तो टंग रेल है वो हम लोग वही इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके लिए जहाँ के लिए वो डिजाइन किया गया है, तो पूरा थ्रू आउट आपका कर्व होता है। The length of tongue rail from heel to with varies with the gauge and angle of switch। तो आपका एंगल ऑफ स्विच कितना है और आप कौन सा गेज इस्तेमाल कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका लेंथ क्या होगा। तो लेंथ आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि ब्रॉड गेज के लिए, मीटर गेज के लिए आपका जो डिफरेंट स्विच एंगल आपका स्विच एंगल है उसके अकॉर्डिंग आपका कितना होना चाहिए टंग रेल का लेंथ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि the longer the length of tongue rail the smoother is the entry to the switch because of the smaller angle the switch would make the fixed heel divergence। ठीक है, तो होता यह है कि किसी भी ट्रेन ट्रैक में जो हिल डाइवर्जेंस है वो फिक्स होता है। हिल डाइवर्जेंस क्या होता है कि आपका स्टॉक रेल और हिल के बीच में कितना गैप है, तो आपको वो तो हम लोग गैप को फिक्स ही रखेंगे, लेकिन जैसा है कि हम लोग टंग रेल का लेंथ बढ़ाएंगे तो एंगल कम होता जाता है। एंगल कम होगा तो क्या होगा यहाँ पे कि वो इजीली मूव कर पाएगा, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हम लोग का लेंथ लंबा होगा टंग रेल का उतना ज़्यादा हमारे पास बेनिफिट है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम है, द लॉन्गर लेंथ ऑफ द टंग रेल however occupies too much layout space in station or yard where number of turnout have to be laid in the limited space। मतलब कि जहाँ पे स्टेशन है वहाँ पे तो एक ट्रैक से बहुत ट्रैक मूव करते हैं, उसमें बहुत सारे ट्रैक्स रहेंगे। तो इस केस में अगर आप बहुत ज़्यादा लंबा टंग रेल प्रोवाइड कर रहे हैं तो इस केस में जो पूरा जो डिजाइन है, पूरा जो लेआउट है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और उसको कंस्ट्रक्ट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। The length of the tongue rail should be more than rigid wheelbase for a four-wheel wagon to preclude the possibility of derailment in each case the point move from their position when a train is running on the switch। तो जैसा कि आपको मालूम होगा कि जो ट्रेन है, ट्रेन का जो बॉगी है
बोगी का जो व्हील का जो अरेंजमेंट होता है उसमें क्या होता है कि आपका जो 4 व्हील अरेंजमेंट होता है वो एक हिंट पर होता है और नेक्स्ट 4 व्हील अरेंजमेंट होता है आपके नेक्स्ट हिंट पर। ये इसी तरह का आपके व्हील का अरेंजमेंट होता है ट्रेन में। तो व्हील का जो अरेंजमेंट होता है, जो व्हील बेस है, इस व्हील बेस से ज़्यादा बड़ा होना चाहिए टंग रेल। ऐसा इसलिए कि जैसे कि हम लोग टंग रेल पर मूव कर रहे हैं तो टंग रेल में आपका अगर छोटा होता है तो एक जो व्हील है वो आपका स्ट्रेट ट्रैक पर होगा, एक आपका होगा इस टंग रेल पर। तो इसकी वजह से थोड़ा चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपका डिरेलमेंट हो जाए। तो डिरेलमेंट से बचाने के लिए जो टंग रेल का जो लेंथ है वो व्हील बेस से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे क्रॉसिंग के बारे में। तो अभी तो हम लोगों ने सिर्फ डिस्कस किया है स्टिचेस के बारे में, क्या क्या कंपोनेंट है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्रॉसिंग के बारे में, फिर आगे चलेंगे कि हम लोग टर्नआउट को डिजाइन कैसे करते हैं, उसका लेंथ कैसे हम लोग डिसाइड करते हैं। ठीक है, थैंक यू।